स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की पोल साइंस। ठीक है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान में देखते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर फर्स्ट है हमारा शीत युद्ध का दौर यानी कि द कोल्ड वॉर एरा। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आपको मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो वीडियो हमारा बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूके बोर्ड एंड अदर बोर्ड में वो बोर्ड जहां पूरे देश में जहां पे भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी वाली बुक्स है, हर जगह ये वीडियो काम आएगी। ठीक है, इन बोर्ड में थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि यहाँ पे खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव तो लिखने वाले तो हैं, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कुछ। तो सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव नहीं आते, लेकिन हम आपको पहला जो हर चैप्टर के दो पार्ट होंगे हमारे। पहले पार्ट में पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज को बहुत डीपली डिस्कस किया जाएगा, और जो दूसरा पार्ट आएगा उस चैप्टर का उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको कराई जाएंगे। तो इससे जो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे जहां का भी हो, सभी के लिए वीडियो क्या होगी, फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहला टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताऊं? तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने लिखी हुई है। आपको ये पढ़ के समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। बट अब आपको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने क्या है, दुनिया का नक्शा है, वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे क्या है, यूएसए है, यानी कि यूएसए को हम बोलते हैं अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका लिख दिया। ठीक है, यूएसएसआर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोवियत संघ। क्यूबा को आप जानते ही हो, इसको क्यूबा बोलते हैं। बस ये जो कहानी है ये इन तीनों के इर्द गिर्द घूमेगी, अमेरिका, सोवियत संघ, क्यूबा के। तो क्या था क्यूबा मिसाइल संकट, इसे समझे। पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझे। आपको कभी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगी ये चीजें अगर आप ध्यान से वीडियो को देख लेते हैं तो। देखो, क्यूबा जो है वो किसके नजदीक है, अमेरिका के नजदीक है। आपको दिख रहा है, क्योंकि सोवियत संघ तो इससे बहुत दूर है, क्लियर पता लग रहा है। अमेरिका के नजदीक है क्यूबा, लेकिन क्यूबा की दोस्ती किससे है, इसकी दोस्ती है दूर वाले से, यानी कि सोवियत संघ से। सोवियत संघ में क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है। क्यूबा में क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है। दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इन दोस्तों ने, या क्योंकि यूएसएसआर जो था इसको हमेशा आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह की मदद करता था। सोवियत संघ ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने क्यूबा को अपना परमाणु अड्डा या सैनिक अड्डे के रूप में बदल लें। इससे तो हमें फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का दुश्मन कौन था, अमेरिका था। अब अगर सोवियत संघ चाहेगा, यानी सोवियत संघ चाहेगा अमेरिका पे यहां से हमला करना, तो बहुत दूर है, लेकिन अगर वो यहां से करना चाहेगा तो बहुत पास है। तो उसने सोचा क्यों ना हम क्यूबा पे अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दें। 1962 में सोवियत संघ ने क्या करा, क्यूबा पे अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। मान लो यहाँ पे परमाणु मिसाइल तैनात है, और ये सीधा अमेरिका, क्या हो गया, अमेरिका नजदीकी निशाने पे आ गया। अब सोवियत संघ पहले के मुकाबले में दो गुने क्षेत्र पे भी नुकसान पहुंचा पाएगा और ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अम, अमेरिका को पता ही नहीं है कि मिसाइलें तैनात हो रखी है और वो नजदीकी निशाने पे है। 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता लगा, भाई 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता लगा कि वो तो नजदीकी निशाने पे है और ऐसा ऐसा हो गया उसके साथ। अब अमेरिका भाई डर रहा था, क्योंकि अमेरिका को पता है अगर लड़ाई हो जाती है तो ज्यादा नुकसान में अमेरिका ही रहेगा, क्योंकि यूएसएसआर तो फायदे में रहेगा। फिर ऐसे में क्या हुआ, यहाँ के जो नेता थे यूएसए के, अमेरिका के, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो ये जॉन एफ कैनेडी जो थे ये कुछ करने से घबरा रहे थे जिससे दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाए। तो लेकिन इन्हें एक बात का विश्वास था कि यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर के नेता थे निकिता खुश्चेव, ये क्या करेंगे, वहां से अपनी परमाणु मिसाइलों को हटा लेंगे। तो इन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, और जो यूएसएसआर से जो मदद आ रही थी, यानी इधर से जो जंगी बेड़े आ रहे थे उनको रोकने के लिए। अब ऐसे में क्या था, इधर से अमेरिका युद्ध, इधर से यूएसएसआर, दोनों के जंगी बेड़े आमने सामने है। ठीक है, अब ऐसे में डर लग रहा था भाई कहीं दुनिया को, कहीं दोनों के बीच में युद्ध ना हो जाए, क्योंकि दोनों महाशक्ति हैं। पूरे युद्ध जैसे हालात बन चुके थे, पूरे युद्ध जैसे हालात बन चुके थे, पर युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसी घटना को शीत युद्ध भी कहा जाता है। और आपको पता है कि ये शीत युद्ध का चरम बिंदु भी था क्यूबा मिसाइल संकट। सिंपल है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या है क्यूबा मिसाइल संकट? अब आप देखिए, क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। हमने अभी देखा अमेरिका की बिल्कुल तट पे लगा हुआ है,
लेकिन वो मित्र किसका था? सोवियत संघ के था। सोवियत संघ उसे कूटनैतिक और वित्तीय सहायता देता था, हमने पढ़ लिया। यानी वित्तीय मतलब आर्थिक रूप से पैसे, कूटनैतिक मतलब सलाह मशवरा, ऐसी सहायता देता है। 1962 में क्या हुआ? सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अभी हमने देखा वहां पे चित्र में। अमेरिका जो था वो नजदीकी निशाने पे आ गया। अमेरिका को इस घटना की खबर कितने दिन बाद पता लगी थी? 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता लगा कि ऐसा ऐसा हो चुका है। अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू ना हो जाए कहीं। लेकिन उसे विश्वास था कि जो निकिता खुश्चेव है वो अपनी मिसाइलों को हटा लेंगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ से जो जहाज आ रहे हैं क्यूबा की तरफ, उसको रोक दो। ऐसे अमेरिका जो था वो अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था कि वो कितना सीरियस है इस मामले के प्रति। ऐसी स्थिति में ये लगा कि युद्ध जो है वो होकर रहेगा। जब दोनों आमने सामने थे ना, इधर से अमेरिका उधर से सोवियत संघ, तो दुनिया को लगा कि कहीं युद्ध ना हो जाए। और ये युद्ध हो जाता तो ये खतरनाक युद्ध होता, कोई आम युद्ध नहीं होता। तो इसीलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। चरम बिंदु मतलब क्लाइमैक्स। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान है। और सारी दुनिया जो थी इस भयानक स्थिति से घबरा गई थी। क्यों घबरा गई थी? उनको ये लग रहा था यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों के बीच में तगड़ा वाला युद्ध हो जाए और ऐसे में ये तीसरा विश्व युद्ध हो जाता और दुनिया को बहुत तबाही और नुकसान झेलना पड़ता। तो इसलिए दुनिया डर रही थी। लेकिन लास्ट में दोनों पक्षों ने क्या फैसला करा कि युद्ध को टालेंगे, यानी हम किसी भी तरह का युद्ध आपस में नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने फैसला लिया। तो फिर दुनिया ने जाके चैन की सांस ली कि भाई युद्ध जो है वो टल गया है। तो ये जो पूरी की पूरी घटना थी, ये क्यूबा मिसाइल संकट वाली घटना थी। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? नोट्स आपको जल्दी ही हमारे मोबाइल ऐप आने वाली है, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है, और फ्री बिल्कुल। तो ये आप मैप में भी समझ गए हो कहाँ पे अमेरिका है, कहाँ पे सोवियत संघ है, कहाँ पे क्यूबा है, क्या कहानी थी। आगे देखो, क्यूबा मिसाइल संकट टॉपिक हमने कर लिया। अब आगे देखेंगे हम पहला विश्व युद्ध। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1914 से 1918 तक। आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है। पहले विश्व युद्ध में विश्व ने बहुत तबाही झेली, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जो था उससे ज्यादा तबाही दूसरे विश्व युद्ध में झेली। दूसरे विश्व युद्ध में कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक चला दूसरा विश्व युद्ध। इसमें क्या था? इसमें दो ग्रुप बटे हुए थे। एक तरफ तो था मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल था? आप बोलोगे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान, इटली। जीत किसकी हुई थी? इन देशों की। और नुकसान किसे हुआ था सबसे ज्यादा? ध्रुवीय राष्ट्रों को। ठीक है, तो ये दो ग्रुप हो गए, मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। दूसरा कब हुआ? 1939 से 45। किनके बीच हुआ दूसरा? मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन से थे? जर्मनी, जापान, इटली। ऐसे करके आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है। अब आप देखो अमेरिका ने क्या किया था, जापान देश जो है उस पर परमाणु हमला कर दिया था। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा जापान पर परमाणु हमला। अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के दो शहर थे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। इन दोनों शहरों पे अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये कब गिराए थे? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिरा दिया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिए थे। इन बमों को एक नाम दिया था अमेरिका ने, वो नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, यानी उसके कोड नेम है लिटिल बॉय और फैट मैन। क्षमता, इनकी कैपेसिटी कितनी थी? इसकी थी 15 से 21 किलोटन। हालांकि 15 से 21 किलोटन वाले बम जो होते हैं वो कम कैपेसिटी के माने जाते हैं, लेकिन इन कम कैपेसिटी के बमों ने भी बहुत भयंकर तबाही मचाई जापान में। और आज के टाइम पे जो परमाणु बम है उनकी जो कैपेसिटी है वो सैकड़ों टन, हजारों टन तक पहुंच चुकी है। तो आज के टाइम पे अगर परमाणु बम कोई किसी पे गिरा दे तो समझो तबाही ही आ जाएगी, इतने ज्यादा नुकसान पहुंचेंगे। तो ये था। अब ये अमेरिका ने जापान के दो शहर पे बम गिरा दिए, सबको पता है भाई। पर आपको पता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था? आपको सब कुछ बताया जाएगा, ध्यान से देखें। ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। सबने खूब बुराई करी अमेरिका की। आलोचना में लोगों ने ये कहा कि जापान जो था वो आत्मसमर्पण करने वाला था और ऐसे में कोई बम गिराने की तो जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी बम गिराने की जब वो पहले से ही सरेंडर करने वाला है। ऐसे लोगों ने आलोचना ही करी। अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा? उसने बोला कि मैं दूसरा विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है, उसको जल्दी समाप्त करना चाह रहा था। हम सोचे थे कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी खत्म हो जाए
और आगे की जनहानि को रोकना है, इसीलिए हमने क्या करा, 2 बम गिराए और खत्म कर दिया। ये आपको बहुत ही फनी लग रहा होगा सुनने में कि भाई लड़ाई खत्म करनी है तो 2 बम गिरा दो खत्म, ऐसे थोड़ा ना होता है, लेकिन अमेरिका ने ऐसे करा। बट इसके पीछे अमेरिका का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? अमेरिका युद्ध को रोकना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य देखो ये था, अमेरिका सोवियत संघ को ये दिखाना चाह रहा था कि अमेरिका जो है वो दुनिया में एकमात्र महाशक्ति, यानी कि दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो केवल अमेरिका है। अमेरिका ऐसा सोवियत संघ को दिखाना चाह रहा था अपने दुश्मन को, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ की दूसरे विश्व युद्ध के बाद से क्या हो गई थी, तनातनी हो चुकी थी, दोनों ही ताकतवर महाशक्ति बनना चाह रहे थे। तो ये हो जाएगा जापान पे परमाणु हमला। बहुत सिंपल है। वीडियो को दिक्कत आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूँ, जो सिलेबस में है वही बता रहा हूँ। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो पूरे चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक है आपका अपरोध, रोक और संतुलन से क्या तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा सकता है आपके लिए। अब आपसे मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, मान लो दो दुश्मन है, एक है ए और एक है बी। दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ए भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, बी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप ऐसा कह सकते हो दोनों लगभग बराबर ही ताकतवर हैं। तो क्या उनके बीच में युद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? तो आपका आंसर हो सकता है, शायद आप कहोगे कि दोनों ताकतवर हैं तो युद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी। बट ऐसा होता नहीं है, युद्ध की संभावना कम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों ही ताकतवर हैं तो युद्ध की संभावना कम रहेगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप एक चीज सोचो, मान लो ए जो है वो बहुत ताकतवर है पर बी जो है वो बहुत ही कमजोर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, युद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ऐसे में युद्ध की संभावना ज्यादा रहेगी। ज्यादा क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ युद्ध की संभावना पूरी है, युद्ध हो ही जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि जो ताकतवर देश है वो कमजोर देश को आराम से हरा देगा। तो ये आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। तो ये अपरोध भी कुछ इसी तरीके से है, यानी कि जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो, तो ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा, यानी कि युद्ध की संभावना जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो दोनों ही ताकतवर थे, इसी कारण से दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ और दुनिया जो थी वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों क्या थे, बहुत ताकतवर थे, इसीलिए उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ और तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। इसी को बोलते हैं हम रोक और संतुलन, अपरोध। जब दोनों ही ताकतवर हो तो युद्ध की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे आइए, आगे आपके सामने क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो आपको दो ध्रुवीय विश्व से पहले मैं आपको बेसिक चीज जो थी इस चैप्टर में, शीत युद्ध समझा देता हूँ। शीत युद्ध समझ जाएं फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपके सामने एक वर्ड है शीत और मैं इसको जमा कर देता हूँ युद्ध, यानी दो शब्द हैं, एक है शीत और एक है युद्ध। युद्ध का मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो युद्ध का मतलब नहीं जानता होगा। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी बात चल रही है। लेकिन जब हम युद्ध के आगे शीत लगा देते हैं और ये शीत युद्ध बन जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। यानी शीत युद्ध में कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होता। तो शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध का मतलब होता है कि शीत युद्ध में लड़ाई झगड़े की संभावना होती है केवल। ऐसा लगता है कि दोनों दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में हो सकता है। ऐसा लगता है कि इनके बीच में युद्ध होकर रहेगा। आप मेरी बातों को समझो, युद्ध होकर रहेगा, पूरी युद्ध की संभावना बन जाएगी। डर होता है, तनाव होता है, संघर्ष चलता रहता है, एक दूसरे से डरे रहते हैं, हथियार इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कभी भी कोई युद्ध नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शीत युद्ध, शीत युद्ध में लड़ाई नहीं होती, खून खराबा कुछ नहीं होता, पर संभावना रहती है कि कब युद्ध हो जाए कुछ पता नहीं। कभी भी युद्ध हो सकता है पर होता नहीं है, तो इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। अगर मान लो युद्ध हो जाए तो सीधा हम युद्ध ना बोल देंगे, उसे शीत क्यों लगाएंगे उसके आगे। तो आपको शीत युद्ध समझ में आ गया होगा। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब समझो। अब मैं आपको ले चलता हूं मैप में। देखिए आपके सामने मैप है, देखो ये दुनिया का मैप है। यहां पे मान लो ये है जर्मनी। तो क्या हुआ था कि दुनिया को दो गुटों में बांट दिया गया था। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक 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 दीवार बना दी। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दीवार बना दी, बीच में एक दीवार बना दी। ठीक है, इधर हो गया पूर्वी जर्मनी, इधर हो गया पश्चिमी जर्मनी। यानी ये जो पूरा हिस्सा है ये पश्चिम का है, अमेरिका का हो गया, और ये जो पूर्व वाला हिस्सा है ये किसका हो गया, सोवियत संघ का हो गया। तो यही जो दुनिया को दो गुटों में बांट लिया था, इसी को हम बोलते हैं दो ध्रुवीय विश्व। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं टॉपिक पे।
देखिए भाई, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका जो था वो अपने आसपास के देशों पे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर रहा था। सोवियत संघ ने अपनी तरफ से ये काम शुरू कर दिया था। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। यानी दो ध्रुवीयता का मतलब है दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है, दुनिया को दो गुटों में बांटा जा चुका है। बंटवारा जो था वो कहां से शुरू हुआ? यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। अभी मैंने आपको मैप में बताया है, देखिए मैप में आपको दोबारा बता देता हूं। महाद्वीप, ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। यानी बंटवारा कहां से शुरू हुआ था? यूरोप महाद्वीप से। जब भी बात आ जाए बंटवारा कहां से शुरू हुआ? यूरोप महाद्वीप। एक महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश होते हैं। यूरोप में कौन सा देश था? जर्मनी। जर्मनी में किस जगह पे? जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। बर्लिन में एक दीवार बना दी गई थी। इस दीवार के, यही बंटवारा था। दीवार के दूसरी तरफ था अमेरिका, दीवार अमेरिका वाला गठबंधन। दीवार के एक तरफ था सोवियत संघ वाला गठबंधन, बीच में दीवार थी। तो यानी ये जो बंटवारा था महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। और कहाँ पे शुरू हुआ? बर्लिन में बर्लिन की दीवार बना दी गई, वहीं से बंटवारा हो चुका था। दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। दो खेमे कौन से थे? एक तो था पूर्वी खेमा, एक था पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा तो सोवियत संघ का हो गया, अभी आपको बताया था। पश्चिमी खेमा किसका हो गया? अमेरिका का हो गया। यानी दो खेमों में दुनिया बट गई। अमेरिका वाले खेमे में बहुत सारे देश आ गए और सोवियत संघ वाले खेमे में भी बहुत सारे देश आ गए। बीच में एक दीवार हो गई जिसको बर्लिन की दीवार कहते हैं। यानी दुनिया में दो महाशक्तियां बची हुई हैं। वो महाशक्तियां कौन सी हैं? एक है अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। तो ये सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं भाई। इसमें जो हम इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें चैप्टर की हैं सारी आपको कवर करके मेन मेन चीजें आपको जरूर बता रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। अगला टॉपिक है छोटे देश जो थे वो महाशक्तियों में शामिल हो रहे थे। देखो जैसे मान लो ये बर्लिन की दीवार है, इधर कौन सा है? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। इधर कौन सा है? यूएसए। बहुत सारे देश यूएसए में शामिल है, बहुत सारे देश यूएसएसआर में शामिल है। तो छोटे छोटे देश जो थे वो महाशक्ति में शामिल हो जाते थे। तो ये छोटे छोटे देश महाशक्ति में शामिल होते थे तो उनको फायदा क्या होता था? ये आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। देखो, जो छोटे देश महाशक्ति में शामिल होते थे तो उनको सुरक्षा का वायदा मिलता था। यानी कि अगर उनकी किसी देश से लड़ाई झगड़े नोक जोक हो जाए तो महाशक्ति क्या करेगी? महाशक्ति उनको सुरक्षा देगी। उसका हाथ उनके सिर पे है, कोई भी कुछ फालतू बोले हमें बता देना। इस तरीके से महाशक्तियों ने इनको सुरक्षा का वादा दे दिया कि भाई आओ हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम हमारे में। जो अमेरिका में शामिल है उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा, जो सोवियत संघ में शामिल है उसकी सुरक्षा सोवियत संघ करेगा। तो ये सुरक्षा का वायदा मिला, पहला पॉइंट। दूसरा है आर्थिक मदद। आर्थिक मदद जैसे पैसे हो गए, पैसों से संबंधित कोई भी मदद हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए महाशक्तियां जो थी मदद कर रही थी, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी चीजें, आर्थिक चीजें आ जाएगी इसमें आर्थिक मदद के रूप में। तीसरा था सैन्य सहायता। सैन्य सहायता हथियार, जैसे कि टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार दे दिए। किसी चीज की जरूरत है, अस्त्र शस्त्र, सभी चीजें इनको क्या कर रही थी? महाशक्तियां उपलब्ध करा रही थी। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है पेपर में। नाटो। नाटो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो क्या हुआ था, नाटो एक सैन्य संगठन था जो कि अमेरिका ने बनाया था। माहौल दुनिया में ऐसा हो रहा था 1945 से लेके 1991 तक जो दौर चला उसको हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। शीत युद्ध का दौर यानी एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ, दोनों के बीच में युद्ध की संभावना बनी रहती थी पर युद्ध होता नहीं था। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने एक सैन्य संगठन बना दिया जिसका नाम था नाटो। तो पेपर में नाटो का सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नाटो का पूरा नाम बताओ। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आपको किसी भी भाषा में याद कर सकते हो, चाहे इंग्लिश में याद करो चाहे हिंदी में याद करो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। याद करें कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य ये था कि नाटो में जो उस टाइम पे 12 सदस्य देश थे। जिस टाइम पे नाटो बना था, आज के टाइम पे इसमें 28 से भी ज्यादा देश मिलेंगे आपको, बट जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे 12 थे।
तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि सभी सदस्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारा रहेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे की मदद करेंगे। तीसरा, अगर मान लो इन 12 देश में से किसी एक पर भी हमला कर दे कोई, तो ये सभी देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलजुल कर क्या करेंगे? उसका मुकाबला करेंगे। तो ये तो था नाटो। अमेरिका ने अप्रैल 1949 में नाटो बना लिया, अपना एक सैन्य संगठन। अब भाई अमेरिका ने बनाया तो सोवियत संघ क्या पीछे रहेगा? क्या सोवियत संघ कुछ नहीं बनाएगा? सोवियत संघ ने भी बना दिया। सोवियत संघ पीछे रहने वाला नहीं था। सोवियत संघ ने 1955 में एक ऐसी ही संधि कर ली जिसको बोलते हैं वारसा। इसको वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। यानी कि एक तरफ अमेरिका का नाटो है तो उसके कंपटीशन में दूसरी तरफ क्या है? वारसा है। ये यूएसए अमेरिका का है तो ये यूएसएसआर का है। आपस में एक दूसरे का क्या करना है? मुकाबला करना है। तो ये नाटो और वारसा वाली कहानी आपको याद हो गई होगी। और ये मैं बता दूं, इस चैप्टर का अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये चीजें याद रखनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी? महाशक्तियां जो थी वो छोटे देशों के साथ क्यों गठबंधन बनाती थी? ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आप देखिए, एक बार मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन कि छोटे देश महाशक्ति में क्यों शामिल होते थे, उनको क्या फायदा था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन क्यों बनाती थी। आपको सुनने में एक जैसा लग रहा होगा बट दोनों अलग है। उसमें ये पूछ रहे थे कि छोटे देशों को क्या फायदा है महाशक्ति में शामिल होने का। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि महाशक्तियों को क्या फायदा है छोटे देशों को शामिल करने का। अब आप सोचोगे कि महाशक्ति जो थी अमेरिका और सोवियत संघ, वो तो पहले से ही इतनी ताकतवर थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा। इतनी महान शक्तियां समझ लो, लेटेस्ट हथियार हो गए, सब कुछ था उनके पास। फिर क्यों छोटे छोटे देशों से गठबंधन बनाती थी? तो इसके पीछे भी भाई चार जबरदस्त फायदे छुपे हुए हैं महाशक्तियों से। महाशक्तियां क्यों बनाती थी? देखो, उनको महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे। जैसे कि मान लो हर देश के पास पेट्रोल थोड़ी ना होता है। क्या हर देश के पास पेट्रोल है? क्या हर देश के पास खनिज संसाधन सारे हैं? नहीं है। तो महाशक्तियां जिन देशों को अपने में शामिल करती थी, उनके उनके जो खनिज संसाधन या महत्वपूर्ण संसाधन है, चाहे वो कोई भी संसाधन हो, वो महाशक्तियों को आसानी से मिल जाते थे। तो समझ गए ना पहला पॉइंट कितना अच्छा है? बिल्कुल। दूसरा है सैनिक ठिकाने। महाशक्तियां वहां पे अपने सैनिक ठिकाने बना सकती थी, अपनी सेना का संचालन कर सकती थी, सेना को ट्रेनिंग दे सकती थी, कैंप लगाए जा सकते थे। तो एक तो सैनिक ठिकाने के लिए जगह मिल जाती थी। तीसरा था भू क्षेत्र, उनको जमीन मिल जाती थी। उस जमीन का इस्तेमाल महाशक्तियां अपने अकॉर्डिंग अपने काम के लिए कर सकती हैं। फिर चौथा क्या है? आर्थिक मदद। अब महाशक्तियां जो थी, इनकी सेना बहुत बड़ी थी, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेना होती थी, सैनिक होते थे, तो सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। अब सैनिकों को इनको पैसा भी देना पड़ता था। तो ऐसे में ये क्या करते थे कि इन देशों से सैनिक ले लेते थे, सैनिक वगैरह भर्ती कर लेते थे, जो कि इनको मतलब एक तरह से आर्थिक मदद ही समझ लो, या फिर आप इसको एक दूसरी तरह की मदद समझ सकते हो। और आर्थिक मदद भी मिल जाती थी कि छोटे छोटे देश भी इनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होते थे। तो ये तो थे महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी। सिंपल सा पॉइंट था। अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटो और सेंटो। तो ये सीटो सेंटो क्यों बने, क्या कारण था, ये जान लो। क्या हुआ भाई कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने क्या किया कि जो पूर्व पूर्व में और दक्षिण पूर्व एशिया जो था, पश्चिम एशिया जो था, यहाँ पे अमेरिका ने गठबंधन का एक नया तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को नाम दिया गया सीटो और सेंटो। ये एशिया में किसके गठबंधन है? ये है अमेरिका के गठबंधन। तो सीटो और सेंटो से संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं? सबसे पहले देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पे दे रखा है कि सीटो की स्थापना कब हुई? 1954 में। सेंटो की स्थापना कब हुई? 1955 में। सीटो का पूरा नाम क्या है पूछ ले तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? साउथ को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। सीटो को क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। सेंटो का पूरा नाम क्या है भाई? सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय संधि संगठन। अब इनके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य ये थे कि साम्यवादियों, यानी कि जो सोवियत संघ वाले साम्यवादी हैं, उनकी विस्तारवादी नीतियों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। यानी कि साम्यवादी की जो नीतियां हैं उसको दक्षिण पूर्व एशियाई जगह राष्ट्रों में बिल्कुल भी आने नहीं देना है।
इधर सेंटो का क्या उद्देश्य था? सेंटो का उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, यानी मध्य पूर्व का जो हिस्सा है उससे बिल्कुल दूर रखे, साम्यवाद बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के अमेरिका ने ये सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था या विचारधारा है उसको ना आने के लिए, रोकने के लिए ये सीटो और सेंटो बनाया था। तो सीटो सेंटो से संबंधित आपका सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई या इसका पूरा नाम क्या है। शायद ही उद्देश्य वगैरह नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिए। अब अगला टॉपिक है आपका शीत युद्ध के दायरे समझाओ। शीत युद्ध आप जानते ही हो, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? यानी शीत युद्ध का मतलब ये होता है जहां पे युद्ध की स्थिति बन जाए, ऐसा लगे कि युद्ध होकर रहेगा बट रियल में कोई युद्ध होता ही नहीं, केवल संभावना बनी रहती है, तो ये शीत युद्ध है। शीत युद्ध के दायरे समझाओ। शीत युद्ध के दायरे का मतलब ये है कि शीत युद्ध के दायरे यानी कहां कहां पे शीत युद्ध जो चीजें थी वो फैल रही थी। तो देखो इसमें क्या था कि विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आ गए। विरोधी खेमे कौन से? एक तो था अमेरिका वाला, दूसरा था सोवियत संघ वाला, और ये बटा हुआ था। इनके बीच क्या हुआ? संकट के अवसर आए, कई बार आपस में ही इनकी लड़ाई हो गई। जैसे कि देखो कुछ युद्ध हुए, कुछ जगह पे युद्ध की संभावना बनी रही, लेकिन जो विश्व है वो परमाणु युद्ध से बचा रहा। कहने का मतलब है दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, पर इनके जो देश है उनके बीच में आपस में छोटे छोटे युद्ध जरूर हो गए और युद्ध की संभावना बनी रही। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनहानि हुई, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, फिर भी दुनिया में कोई युद्ध नहीं हुआ, यानी विश्व युद्ध नहीं हो पाया। छोटे मोटे युद्ध इन देशों के बीच में चले पर विश्व युद्ध नहीं हो पाया। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, बहुत सारे संकट सामने आए, कई सारी खूनी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन इन लड़ाइयों ने तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध के दायरे में वो चीजें आएंगी कि कुछ देशों में आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, थोड़े बहुत खून खराबे वाला सीन हुआ, कहीं पे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन विश्व युद्ध नहीं हुआ। विश्व युद्ध क्या होता है? जिसमें दोनों महाशक्तियां, बहुत सारे देश साथ में आ जाए लड़ने के लिए, वो नहीं हुआ। छोटे मोटे युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां जो थी अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, इनके बीच में कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। कोरिया में 1950-53 में छोटे मोटे युद्ध संकट चले, बर्लिन में यहाँ पे चला, कॉन्गो में चला, लेकिन क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियां कभी भी आपस में भिड़ी नहीं। बस यही था शीत युद्ध के दायरे। आई थिंक आपको शीत युद्ध के दायरे में दिक्कत होगी, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ लेना, इस 4-5 लाइन है इसको लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जो भी करना हो करना, पर ये इतना टफ नहीं है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों महाशक्तियां ना 1945 से ही चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ हो रही थी। दोनों महाशक्तियों ने यह महसूस किया कि यार बहुत हथियार बना लिए, बहुत हथियार बना लिए, एक दूसरे के से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं, हथियार ही हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर दोनों ने ये सोचा यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों के बीच में सच्ची में युद्ध हो जाए, और असली का युद्ध हो जाए तो यही नहीं पता लगेगा जीता कौन हारा कौन, क्योंकि खतरनाक हथियार दोनों के पास थे। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये जो आज हम हथियार बन रहे हैं ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इन्होंने एक समझौता करा। इन्होंने सोचा कि चलो यार एक समझौता कर लेते हैं, आपस में संधि कर लेते हैं। 1960 में 3 महत्वपूर्ण संधियां हुई और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों महाशक्तियों के बीच में पहली संधि थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि परमाणु हथियारों का परीक्षण जो है उसको बंद किया जाएगा। दूसरा था परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि परमाणु हथियारों को आगे नहीं बनाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। तीसरी थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ठीक है, ये जो 3 संधियां हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लिख लो, याद कर लो, चाहे जो करना हो करो, पर ये पेपर में पूछा जाता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, इसे याद रखें। अब बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक जो है दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, शायद नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद आप इस चीज को कभी भूलोगे नहीं। गुट निरपेक्षता क्या है बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। तो गुट निरपेक्षता क्या है आप ये समझे। देखो, जब दुनिया को दो गुटों में बांट लिया गया, एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ, तो ऐसे में भाई जो कुछ देश ऐसे थे जो उसी टाइम पे आजाद हुए थे। जैसे भारत की बात करें, आपको पता है अपना देश 1947 में आजाद हुआ, और 1945 से लेके 1991 तक यही चल रहा था गुटबाजी। अब ऐसे में भारत देश जैसे देशों की बात करें तो ये अभी अभी आजाद हुए हैं। अब ऐसे में इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अमेरिका में शामिल हो जाओ या फिर यूएसएसआर सोवियत संघ में शामिल हो जाओ। अगर मान लो भारत अमेरिका में शामिल हो गया तो क्या भारत स्वतंत्र है? नहीं,
फिर अमेरिका की दादागिरी चलेगी हम पे, अमेरिका जैसे मर्जी वैसे चलाएगा हमें। हम महाशक्ति में शामिल होने का मतलब यह है कि महाशक्ति के एक तरह से महाशक्ति के गुलाम हो चुके हैं। अगर मान लो भारत सोवियत संघ में शामिल हो जाता है तो क्या भारत अपने फैसले खुद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि फैसले किसके चलेंगे? सोवियत संघ के चलेंगे। तो ऐसे में यार ये लगा कि भाई दुनिया दो गुटों में बट रही है, अभी अभी आजाद हुए फिर से वही हालत हो गई, दोबारा फिर गुलाम हो। तो दोनों महाशक्तियों से अलग यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ से अलग एक नया गुट बनाया गया जिसको बोला गया गुट निरपेक्ष। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ना तो हम अमेरिका में शामिल होंगे ना ही हम सोवियत संघ में शामिल होंगे। हम तो भैया स्वतंत्र रहेंगे, अलग रहेंगे बिल्कुल। ना तो हमें अमेरिका से कुछ लेना ना हमें यूएसएसआर से कुछ मतलब। हम तो अलग रहेंगे, स्वतंत्र, जिसको बोला गया गुट निरपेक्ष। यानी कि दोनों ही गुटों से अलग रहने की नीति को गुट निरपेक्षता कहा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं टॉपिक। जब विश्व दो ध्रुवों में बट रहा था, ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नए स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प दिया। यानी जो एशिया के देश आजाद हो रहे थे, अफ्रीका के देश आजाद हो रहे थे, अमेरिका के लातिनी अमेरिका के देश आजाद हो रहे थे, उनके सामने एक तीसरा ऑप्शन दे दिया कि भाई ना तो तुम अमेरिका में जाओ ना तुम सोवियत संघ में जाओ, तुम आओ हमारे पास और गुट निरपेक्षता में हम स्वतंत्र रहेंगे। तो ये तीसरा विकल्प ही गुट निरपेक्षता था। तीसरा विकल्प जो था वो दोनों महाशक्तियों से अलग रहना था। ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक नेता थे वो कौन थे, ये देख लो। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव जो पड़ी थी, ये इसकी नींव की बात करें तो इसके जो तीन मेन नेता थे इनके द्वारा युगोस्लाविया, भारत और मिस्र, ये तीनों दोस्त थे आपस में। तीनों दोस्त कैसे? यानी कि युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के नेहरू जी और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों, इन तीनों की अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने मीटिंग की। ठीक है। 1956 की बात है। 1956 में इन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में ये कहा कि यार कैसे हम मतलब स्वतंत्र रहें, इधर तो अमेरिका का दबाव, उधर सोवियत संघ का दबाव, क्या करें? तब ये बात निकलकर सामने आई कि भाई हम क्या करेंगे, अलग गुट निरपेक्ष बनाएंगे, यानी अलग ही एक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें हम सभी स्वतंत्र, जो नए स्वतंत्र देश हो रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे, जिससे कि वो भी महाशक्तियों से बचें। तो ये गुट निरपेक्षता थी। इन तीन नेताओं ने शुरुआत की थी और इन दो नेताओं ने इनको क्या कर दिया, समर्थन दे दिया। यानी इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के थे वामे अनुक्रमा, इन दो ने समर्थन दे दिया। पहले से तीन थे, दो ने समर्थन दे दिया, टोटल 5 हो गए। यानी ये 5 नेता क्या कहलाए, गुट निरपेक्ष के संस्थापक नेता कहलाए। अब ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। युगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत से नेहरू जी और मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से वामे अनुक्रमा। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, इसका पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ। इसका पहला सम्मेलन जो था ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड में हुआ, उस टाइम पे 25 सदस्य देश शामिल थे। इसका फिर 14वां सम्मेलन की बात करें तो ये 2006 में क्यूबा में हुआ था। इसमें 116 सदस्य देश हो चुके थे और 15 पर्यवेक्षक देश। पर्यवेक्षक देश मतलब जो नजर रखते हैं, एक्सपर्ट समझ लो। तो इस तरीके से ये इसमें शामिल हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला और 14वां सम्मेलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे पहला पूछा जा सकता है पेपर में या ये पूछा जा सकता है, और सबसे ज्यादा जो चांस है वो पहले के हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहला लिख रखा है। बीच के आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपना ली। भारत गुट निरपेक्ष हो गया, तो भारत को फायदा क्या हुआ गुट निरपेक्षता से? सोचिए, क्या भारत को कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ? तो लाभ क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात हम करें गुट निरपेक्षता की, तो भारत को गुट निरपेक्षता से बहुत 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 फायदे हुए। क्या फायदे हुए देखो। भारत जो था वो अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। यानी कि अगर मान लो वो किसी भी महाशक्ति में शामिल होता, तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय फैसला होता तो उसे नहीं, वो लेने में स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि उसमें किसकी चलती, महाशक्ति की चलती। बट भारत ने क्या करा, फैसला लिया स्वतंत्र होके। दूसरा क्या है, अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले सका। यानी भारत ने फैसले ऐसे रख लिए जिसमें भारत के खुद के फायदे हो रहे हो, यानी भारत के हितों को ध्यान में रख के लिए। अगर वो किसी महाशक्ति में शामिल होता तो क्या अपने हितों को ध्यान में रख के फैसला ले पाता? बिल्कुल भी नहीं ले पाता। लेकिन गुट निरपेक्षता में जब भारत स्वतंत्र था तो अपने फैसले अपने तरीके से ले सका। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वो भारत दूसरे की तरफ जा सकता है। ऐसे में ना तो वो कोई मतलब भारत पे धौंस जमा सकता था,
ना उसे लेकर कोई बेफिक्र था। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो ये अमेरिका, ये सोवियत संघ है। अमेरिका अगर भारत पे दबाव बनाता है तो भारत किससे मदद ले लेगा? सोवियत संघ से जाके। सोवियत संघ उसे खुश होकर मदद देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसे पता है, वो सोचेगा कि भारत को मैं अपने में शामिल कर लूं, उसको मदद देके किसी तरीके से बहला लूं उसे। अगर मान लो सोवियत संघ हम पे दबाव बनाएगा तो हम अमेरिका में चले जाएंगे, अमेरिका भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि ये तो गुटनिरपेक्ष है, हमारे में आ जाए जल्दी से। इससे क्या होगा? हमारे संसाधन वगैरह का फायदा उठा लेगी महाशक्तियां। ये था। तो ऐसे में भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, ना तो उसको कोई मतलब उस पर धौंस जमा सकता था, ना ही कोई उसको लेके बेफिक्र रह पाता था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा। अगला क्या है कि क्या भारत गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाकर, आगे देखो, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर दोबारा से गुलाम होने से भी बच गया। और केवल भारत नहीं बचा बल्कि दूसरे देशों को भी बचाया। समझो, भारत 1947 में आजाद हुआ था। आते ही मान लो ये अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल हो जाता तो फिर से हम कहीं ना कहीं उसके गुलाम हो जाते, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना सब कुछ चलाना पड़ता। लेकिन भारत ने फैसला लिया कि वो दोनों महाशक्ति में शामिल नहीं होगा। ठीक है, दूरी बना के रखेगा, यानी कि मतलब महाशक्ति में शामिल नहीं होगा बस। ऐसे में भारत केवल अकेले नहीं, बाकी दुनिया के देश जो थे उनको भी शामिल कर लिया कि तुम भी आओ, जो नए नए देश आजाद हो रहे हैं हम साथ रहेंगे। तो ये था। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट थे जो कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के बाद भारत को मिले। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, पर आप समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गुटनिरपेक्षता ना तो पृथकवाद है ना ही तटस्थता है, समझाओ। क्वेश्चन हमारा ये है कि गुटनिरपेक्षता का मतलब ना तो पृथकवाद होता है और ना ही गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता होता है। तो क्या इसका मतलब है? यहाँ पे दो शब्द आए हुए, एक तो पृथकवाद आया हुआ है और एक तटस्थ आया हुआ है। आपको ये दोनों ही समझना है। इधर मैंने पृथकवाद को एक्सप्लेन कर रखा है, इधर मैंने तटस्थता को एक्सप्लेन कर रखा है। आपको ये समझना है, ठीक है। पृथकवाद का मतलब क्या होता है, पहले ये समझे। पृथकवाद का मतलब होता है अपने आप को अलग रख लेना, यानी अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, यानी दुनिया से अपने आप को काट के रखना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि केवल अपने से मतलब रखता है, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात नहीं करता। वो सुबह अपने काम पे जाता है, शाम को अपने घर पे आता है, अपने घर में रहता है, किसी पड़ोसी से बात ही नहीं करता, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उस ये है पृथकवाद का एक उदाहरण। ऐसे ही मतलब कोई देश जब अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों से या किसी अंतरराष्ट्रीय मामलों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर ले, ना तो वो ज्यादा व्यापार वगैरह पे ध्यान देना किसी चीज पे, ना उनसे कोई फालतू की बातचीत रखे, तो ये क्या हो जाएगा? पृथकवाद हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे देश से कोई भी मतलब नहीं रखना। ठीक है, पृथकवाद का मतलब क्या है कि किसी दूसरे देश से कोई मतलब ना रखना। 1787 से 1914 तक अमेरिका ने पृथकवाद की नीति को अपनाकर अपने आप को दुनिया से अलग रखा। अमेरिका ने पृथकवाद की नीति अपनाई थी, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था 1914 तक। ठीक है, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई, यानी कि गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकवाद नहीं है। गुटनिरपेक्षता में हमने बेशक से अमेरिका और सोवियत संघ से दूरी बना के रखी है, उसमें शामिल नहीं हुए, पर इसका मतलब पृथकवाद नहीं है। पृथकवाद का मतलब होता है अपने आप को काट लेना। हमने काटा नहीं, अपने आप को अलग रखा। ठीक है, मतलब बस उनसे दूरी बना के रखी। हम उसके गुट में शामिल नहीं हुए, पर उसके सुख दुख में जाते हैं। अब मान लो वो व्यक्ति है जो आपके पड़ोस में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। मान लो आपके घर में कोई दुख है, वो दुख में सारे लोग आ रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। मान लो आपके घर में कोई सुख है, कोई बर्थडे वगैरह मनाया जा रहा है, आपने उसे बुलाया भी और सारे व्यक्ति आए लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया, तो इसका मतलब वो पृथकवाद है वाला सिस्टम है। तो पृथकवाद मतलब का मतलब ये होता है कि अच्छे बुरे कोई कुछ भी हो पर वो मतलब नहीं रखेगा किसी चीज का। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं था हम केवल शामिल नहीं हुए थे, बट एक दूसरे इन दोनों महाशक्तियों के बीच में समझौता कराने में भारत हमेशा आगे रहता था। अगर हमें जरूरत पड़ती थी मदद की तो हम अमेरिका से सोवियत संघ से मदद ले भी लेते थे, सोवियत संघ से हमने मदद ले रखी है। अगर उनको हमारी मदद की जरूरत है तो हम मदद दे भी देते हैं, हम उनसे मदद ले भी लेते हैं, हम उनको मदद दे भी देते हैं, बट हम उनके ग्रुप में शामिल नहीं हुए। बस इतना ही था गुटनिरपेक्षता का मतलब। लेकिन पृथकवाद का मतलब क्या होता है? उसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप सब कह सकते हो ना कि गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकवाद नहीं है। आप समझा सकते हो। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए
हमेशा से प्रतिद्वंदी गुटों यानी जो कॉम्पिटिटर ग्रुप थे उसमें भारत जैसे देश हमेशा से समझौता कराने में सक्रिय भूमिका निभाई हमने। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनातनी रहती थी, लेकिन हमेशा हमने क्या करा, उन दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि पृथकवाद का मतलब गुटनिरपेक्षता नहीं है। अमेरिका ने जो नीति अपनाई थी वो पृथकवाद है, बट भारत ने जो गुटनिरपेक्षता अपनाया वो पृथकवाद नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ है तटस्थता। तटस्थता का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है। तटस्थता का अर्थ होता है मेनली युद्ध में शामिल ना होने की नीति अपनाना, यानी कि मुख्यतः युद्ध में शामिल हम नहीं होंगे। यानी कि वैसे तो चलो ठीक है, हम आ जाते हैं साथ, पर युद्ध की बात है तो हम साथ नहीं होंगे भाई, ऐसे होता है इसमें। तटस्थता की नीति पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं होता कि वो युद्ध को भी समाप्त करने में मदद करे। अब देखो, आप एक चीज समझो, जब भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अनबन होती तो भारत हमेशा उनके बीच में समझौता कराने का प्रयास करता। यानी अगर उनके बीच में युद्ध की संभावना होती, युद्ध के चांस होते, तो भारत क्या करता? समझौता कराता। पर तटस्थता में समझौता नहीं कराया जाता। तटस्थता में ना तो युद्ध में शामिल होते हैं और ना युद्ध को खत्म कराने में मदद करते हैं। युद्ध से कुछ लेना देना ही नहीं, ना बोलते हैं कि युद्ध सही है ना गलत है, कुछ भी युद्ध से संबंधित बात आ जाए तो दूर हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। तो ये तटस्थता की नीति है। तो क्या गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश तो हमेशा समझौता कराने जाते थे। युद्ध में अगर युद्ध होने वाला हो तो युद्ध को रोकने की कोशिश करते थे, युद्ध हो गया हो तो उसको खत्म करने की कोशिश करते थे। यानी कि गुटनिरपेक्षता का मतलब ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही था गुटनिरपेक्ष का मतलब, पृथकवाद और तटस्थता। अब आपके सामने एक टॉपिक है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार हुई। भारत ने जो गुटनिरपेक्षता अपनाई थी उस नीति की आलोचना की गई, लोगों ने उसकी बुराई की। कैसे? ठीक है, तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना कैसे हुई ये बताएं। तो जो आलोचक थे यानी जो बुराई करने वाले थे, उन्होंने कहा कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति जो है सिद्धांत विहीन है। यानी कि भारत की कोई सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल सिद्धांत विहीन है। कहते हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, यानी अपने खुद के फायदे, अपने देश के फायदे करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसको लेने से हमेशा बचता है, ऐसा आलोचक कह रहे हैं। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, ये आलोचकों के शब्द हैं कि भारत का जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं है। आलोचक कहते हैं कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, वो गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ थी। समझिए इसका मतलब क्या है। हमारा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, हमें चाहिए थी हथियार और मदद। ऐसे में हमने क्या करा, सोवियत संघ से मदद मांगी, सोवियत संघ ने मदद कर दी और हमसे 20 वर्ष की एक संधि भी कर ली। तो लोगों को वो चीजें बुरी लग गई, कह रहे हैं कि भाई भारत जो है वो अपने आप को तो गुटनिरपेक्ष बताता है, जब गुटनिरपेक्ष है तो क्यों संधि कर रहा है, क्यों मदद ले रहा है। तो ऐसा लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं। तो क्या भाई, क्या गुटनिरपेक्षता में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि हम किसी की मदद नहीं लेंगे या किसी को मदद नहीं देंगे? अरे हम गुटनिरपेक्ष हैं, यानी कि हम दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं हो रहे, बट मदद ले तो सकते हैं, मदद दे भी सकते हैं, तो क्या बुराई है। लेकिन लोगों ने इसको बुरा कह दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये तो गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ में शामिल था और गुटनिरपेक्षता का ढोंग करता है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई भारत तो सोवियत संघ में शामिल था, सोवियत संघ का अंग है भारत, सोवियत संघ का हिस्सा है, और वो तो ढोंग करता है दुनिया के सामने कि गुटनिरपेक्ष है। इतनी आलोचनाएं हुई भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। रट लो इन चीजों को बिल्कुल, पेपर में ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके सामने है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या था नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था? देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल हुए थे उनको अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला हुआ था, यानी कि वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है, यानी वो गरीब देश है, अल्प विकसित देश है। ये देश गरीब थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, और ये कमजोर देश थे। ठीक है, और इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी आर्थिक विकास, कि कैसे ये अपना आर्थिक विकास कर पाए, कैसे अपनी जनता को गरीबी से निकाल पाए, कैसे करें, ये इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो बिना आर्थिक विकास के इन देशों के सामने खतरा था। खतरा क्या था? कि बिना आर्थिक विकास के इन देशों को दोबारा गुलाम होने का खतरा है।
अगर यहाँ पे आर्थिक विकास नहीं है तो हो सकता है कि ये देश दोबारा से गुलाम ना हो जाए कहीं। तो गुलामी से अगर बचना था तो इनको आर्थिक विकास करना जरूरी था। एग्जाम्पल के लिए समझो आप कैसे, भारत गुटनिरपेक्ष देश है, भारत एक कमजोर देश था उस टाइम पे, क्योंकि 200 सालों तक, लगभग 150 से 200 साल तक अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना के रखा, हमारे संसाधनों को लूटा। और जिस टाइम पे देश आजाद हुआ, देश में गरीबी थी, भुखमरी थी, अशिक्षा थी, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी। ऐसे में केवल भारत नहीं, बहुत सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश थे, सबके साथ यही समस्या थी। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अपनी देश की जनता को गरीबी से निकालना, देश की जनता का आर्थिक विकास करना। कमजोर देश थे ये, पिछड़े हुए देश थे, इनको अपना विकास करना जरूरी था। विकास नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई दूसरा पड़ोसी देश उन पे कब्जा कर सकता है, उनको दोबारा गुलाम बना सकता है। तो इसी चीजों को, इन्हीं समस्याओं को समझते हुए नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। यानी कि जब देखा गया कि भाई इन देशों के साथ तो सच में बहुत ज्यादा समस्या है, तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था सामने आई। इसमें क्या हुआ कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ अंकटाड में। इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट का नाम क्या था? टाइटल क्या था? रिपोर्ट ये थी कि टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसका नाम अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? यानी एक नई व्यापार की नीति, एक नई व्यापार की विकास की नीति की ओर। ठीक है, ऐसा कुछ इसका मतलब होगा। यानी टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम की एक रिपोर्ट छप गई। इस रिपोर्ट में 4 तरह की बातें बताई गई। इसमें कहा गया कि अगर ये 4 चीजें इन देशों को दे दिया जाए ना, तो ये देश विकास कर लेंगे अपना। कौन सी चीज, 4 चीजें हैं भाई जिससे ये देश विकास कर सकते हैं? आप सोचिए कौन से 4 हो सकते हैं। पहला तो ये है कि अल्प विकसित देश जो है, इनको इनके प्राकृतिक संसाधनों पर इनका नियंत्रण होगा। यानी कि इनके पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो पेड़ पौधे खनिज वगैरह कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, इनके पास जो भी संसाधन है इनके हैं, अपनी मर्जी के अनुसार अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इनको करना है, पूरी छूट होगी इनको। यानी प्राकृतिक संसाधनों को पूरी छूट है, जैसे मर्जी वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था कि ये जो देश थे ये गरीब थे, इनकी पहुंच पश्चिम देश के बाजारों तक नहीं थी। ये व्यापार तो करते थे बट आपस में ही व्यापार करते थे, पश्चिमी देशों से इनका कोई व्यापार नहीं था। तो ये पॉलिसी बनाई गई कि इनकी पहुंच पश्चिमी देशों, यानी कि जो पश्चिम के देश है, मान लो ये पश्चिम के देश है, इनसे व्यापार कराया जाएगा। इनसे व्यापार होगा तो चीजों की कीमतें भी अच्छी मिलेगी, पैसा भी अच्छा मिलेगा, इनको बेनिफिट होगा। तो ये दूसरा है। तीसरा पॉइंट ये था कि भाई इन देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी प्रौद्योगिकी नहीं थी अच्छी, महंगी। जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती थी वो महंगी होती थी। अब इनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि महंगी टेक्नोलॉजी खरीद पाए। तो फिर क्या करा जाए? इनको टेक्नोलॉजी दे दो। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इनको दे दो, मशीनें दे दो, जो चाहिए वो दे दो, लेकिन इनको कैसे दो? कम कीमत में दो। महंगी तो ये खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ये उसकी कीमत घटा के दे दो इन्हें, ये ले लेंगे। तो यानी पश्चिमी देशों से जो टेक्नोलॉजी मंगाई जा रही थी, प्रौद्योगिकी मंगाई जा रही थी, उसकी लागत क्या होगी? कम होगी। अब तुम पश्चिमी देशों से मशीनें, टेक्नोलॉजी वगैरह खरीद सकते हो, बट कम कीमत में, कम पैसों में खरीद पाते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका था। चौथा क्या था कि अल्प विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी। यानी जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है, जैसे कि मान लो IMF हो गया, आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे IMF क्या है, WTO हो गया, WB वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, ऐसे जो आर्थिक संस्थान लगा लो, ये जो है इनमें इनकी भूमिका नहीं थी गरीब देशों की। तो ये कहा गया कि इन देशों की भूमिका बढ़ाओ। जब गरीब देशों की वहां पे भूमिका बढ़ेगी तो इनका विकास होगा। तो ये 4 चीजें अगर अपना लेंगे तो इनका विकास हो जाएगा। ऐसा इस सम्मेलन में, इस रिपोर्ट में कहा गया था। तो ये था भाई हमारा चैप्टर। कंप्लीट चैप्टर आपको करा दिया है 49 मिनट में, 49 मिनट में कंप्लीट चैप्टर, एक ही पार्ट में। हमने ऑलरेडी चैप्टर ये सारे करवा रखे हैं, बट पहले जो करवाए थे वो एक से ज्यादा पार्ट में थे, यानी एक चैप्टर के 2 पार्ट, 3 पार्ट, कुछ चैप्टर के तो 4-4 पार्ट थे। ऐसे ऐसे आपको दे रखी थी वीडियो। बट अब हम क्या कर रहे हैं, लंबी वीडियो बना रहे हैं, बट एक ही पार्ट में खत्म कर रहे हैं चैप्टर को, चाहे 50 मिनट की बने चाहे 40 मिनट की बने। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।